हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फीडबैक एम्पलीफायर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का फीडबैक देते हैं तो कभी-कभी आप उसका पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, कभी-कभी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसलिए 2 टाइप्स के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो देखिए, मैं इसको रियल लाइफ से जोड़ के आपको बताऊँगा। कभी-कभी पॉजिटिव फीडबैक आपके लिए खतरनाक हो जाता है, कभी-कभी नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक है, अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहा है, आप उसके हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही देते रहे तो वो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे तो वो गलत संगत में जाके गलत चीज़ कर सकता है। तो कभी-कभी पॉजिटिव फीडबैक का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज हो जाता है। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में जो नेगेटिव फीडबैक है उसका मैक्सिमम एडवांटेज है, ठीक है? मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा इन द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मैं ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर में दो तरह का एम्पलीफायर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दो तरह के एम्पलीफायर इसमें है। आपका फर्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, ठीक है? कौन कौन सा? पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक एंड सेकंड है नेगेटिव फीडबैक। मैं एक एक डिस्कस करूंगा पॉजिटिव फीडबैक का क्या एडवांटेज है, इसका क्या एप्लीकेशन है, नेगेटिव फीडबैक का क्या एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसका कहाँ एप्लीकेशन है, ठीक है? वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ये सब चीज पढ़ने से पहले हमारे पास आता है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पढ़ लें। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर पढ़ने के बाद फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे फीडबैक पे। फीडबैक पे फिर से हम आएंगे क्योंकि फीडबैक में आपका पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक है, इसको पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम सबसे पहले ये तो जान लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आपको 100% कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा और कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा कि ये कैसे बनता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में हमारे पास बेसिकली 4 एम्पलीफायर हैं। कौन कौन से एम्पलीफायर हैं? आइए देखिए। फर्स्ट एम्पलीफायर आपका है वोल्टेज एम्पलीफायर। फर्स्ट एम्पलीफायर कौन सा है? वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर। सेकेंड आपके पास है करंट एम्पलीफायर। थर्ड है आपके पास ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। फिर इसके बाद है आपका ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो ये 4 टाइप्स के एम्पलीफायर होते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर, ये वोल्टेज करंट एम्पलीफायर एंड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर एंड ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब देखिए इसको
कैसे आप बना सकते हैं? बहुत आसानी से, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लोग याद करते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो इसका मतलब हमें आउटपुट पे भी वोल्टेज होगा, क्योंकि गेन तभी होगा आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। ये देखिए, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, तभी ये गेन होगा, जिसको एबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी का दूसरा नाम है, इस तरह से आप लोग लिखिए। आप वोल्टेज एम्पलीफायर को कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज एम्पलीफायर को क्या बोला जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। या इसी को एक और नाम से ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्योंकि आउटपुट पे भी वोल्टेज है, इनपुट पे भी वोल्टेज है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, आउटपुट पे भी करंट है, करंट एम्पलीफायर में। ये देखिए, अभी इसी ट्रिक से मैं आप लोगों को कितना जल्दी से ये कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग केवल कंसंट्रेशन से सुनिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो करंट एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मतलब आप लोग जानते हैं, एम्पलीफायर का मतलब आप लोग जानते हैं, जब भी कोई भी आपसे डिफिनीशन, कोई भी टीचर या कोई भी कहीं कंपटीशन में अगर पूछा जाता है व्हाट इज एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर वो डिवाइस है जो आउटपुट पावर को बढ़ा दे इनपुट पावर से, वो एम्पलीफायर है। आउटपुट पावर इज ग्रेटर देन इनपुट पावर, जो भी डिवाइस कर देगा वो एम्पलीफायर है। जो ये लोग बोलते हैं लेवल बढ़ा देता है और ये लेवल डाउन कर देता है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका कहेंगे, वो पूछ सकता है कि बताइए, ट्रांसफार्मर भी तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका लेवल बढ़ा देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर को कभी एम्पलीफायर तो नहीं बोला गया। तो इसलिए हमेशा एम्पलीफायर के डिफिनीशन आप लोग ये बोलेंगे, आउटपुट पावर इज ग्रेटर देन इनपुट पावर, वो एम्पलीफायर है। एक लाइन का डिफिनीशन। अब आपके पास होगा कि सर ट्रांसफार्मर में, और आप कहेंगे ट्रांसफार्मर को एम्पलीफायर की तरह क्यों नहीं, जैसे लोग बोल देते हैं लेवल बढ़ा देता है, वो गलत डिफिनीशन है। भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आप लेवल तो बढ़ा ले रहे हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप उसमें वोल्टेज तो बढ़ा देते हो, जैसा कि आप लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I2/I1 होता है। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। तो आप वोल्टेज तो बढ़ा दे रहे हो, लेकिन करंट क्या हो जा रही है? डाउन हो जा रही है। इसका मतलब आपका पावर कम हो जा रही है। ठीक है, पावर कम हो जा रही है। अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होती है वही आउटपुट पावर होती है। तो वो आपका ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेस हैं। बहुत सारे लॉसेस, मतलब आपके पास कौन सा लॉसेस है? आपका एडी करंट लॉस है, आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस हैं। तो ये लॉसेस की वजह से उसकी पावर और कम हो जाती है। जब उसकी पावर और कम हो जाती है, तो वो आपका एटीन्यूएटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को कभी भी एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिफिनीशन जो स्टूडेंट बोलता है कि लेवल बढ़ा देता है, ये गलत डिफिनीशन है। आप बोलिए कि आउटपुट पावर इज ग्रेटर देन इनपुट पावर। जो भी डिवाइस आउटपुट पावर बढ़ा देगा इनपुट पावर से, वो एम्पलीफायर है। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो इसी तरह से वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, इसको गेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गेन। आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, ये गेन होगा। इसको एवी से रिप्रेजेंट करते हैं। एवी, ए फॉर गेन, वी फॉर वोल्टेज। वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज हो गया। इसी तरह ए आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट गेन को। ए फॉर गेन, आई मतलब करंट गेन, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। तो इसमें आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करंट कंट्रोल्ड, आपका क्या होगा? करंट सोर्स होगा। उसी तरह से दूसरा नाम से इसको क्या जानते हैं? आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये देखिए, आपका हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्ट। इसी तरह ट्रांस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को स्मॉल आरएम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज होगा और इनपुट पे क्या होगा? करंट होगा, तभी तो ये एम्पलीफाई होगा। आरएम की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी?
V वोल्टेज बाय, तो ये क्या होगा, आपका आउटपुट पे वोल्टेज होगा, इनपुट पे क्या होगा, करंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा, ये देखिएगा, ये होगा करंट कंट्रोल्ड, और क्या होगा, वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस को जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। जीएम क्या होता है, आप जानते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस आई बाई वी होता है। ये देखिए आउटपुट पे करंट है, तो ये देखिए हमारा जो इनपुट पे क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल क्या होगा, करंट सोर्स। ये चार टाइप्स के एम्पलीफायर हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। ये चार एम्पलीफायर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। अब देखिए इनका सर्किट हम बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो पेपर में आता है। तो इसमें बच्चे याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं। अगर देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप वहां से बहुत जल्दी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, ये देखिए वोल्टेज कंट्रोल, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, ये क्या है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया, ठीक है। ये चार एम्पलीफायर जान गए आप। इसमें एक जो एम्पलीफायर में हम आर आई यूज करेंगे, आर आई है जो, ये है इनपुट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस कह सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम कह सकते हो, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। आर नॉट एक हम यूज करेंगे, आर नॉट का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस। आप लोग थोड़ा से ये दो टर्मिनोलॉजी आप लोग जानते हैं, आर आई का मतलब इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, और आउटपुट, भाई जो भी एम्पलीफायर यूज करोगे उसका कुछ तो इनपुट रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, और उसका कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस भी होगा। तो वही चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उसमें मैं यूज करूंगा। आर ओ को कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर। अब सुनिएगा, अब हमें सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है, वोल्टेज एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। ये देखिए हमने ये कलर ले लिया, ये तो आपका वोल्टेज एम्पलीफायर, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर हमें बनाना है। क्या बनाना है, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। अब हमारा टॉपिक है वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर का हम इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या कंडीशन होगी वो डिस्कस करेंगे। ये बार बार पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को अभी ट्रिक से बताया था कि जब भी वोल्टेज एम्पलीफायर की बात होगी तो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, आपका वोल्टेज कंट्रोल क्या होगा, आपका वोल्टेज सोर्स। ये इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। आपको पता है ए वी इक्वल टू, ये होता है आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ वोल्टेज कंट्रोल क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा। अब ध्यान रखिएगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रा करने चल रहा हूँ। तो ये बच्चे याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट और क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताता हूं, आप लोग जानते हैं, आप प्रीवियस सेमेस्टर में या पढ़ चुके होंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको आइडिया देता हूँ। हर स्टूडेंट जानता होगा थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट,
थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग क्या लेते हो? एक वोल्टेज सोर्स लेते हो। थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लेते हो और एक सीरीज में रेजिस्टेंस लेते हो। बस इतना जानते हो? इसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए ट्रिक है ये जानते हो कि नहीं? थेवेनियन इक्विवेलेंट में एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हो। अगर मैं कहूँ नॉर्टन इक्विवेलेंट में बात करूँ तो नॉर्टन इक्विवेलेंट में क्या लेते हो आप? एक करंट लेते हो और इसके पैरेलल में क्या लेते हो आप? एक रेजिस्टेंस लेते हो। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, तब देखिए आप कितना जल्दी इसको बना सकते हैं। ये आपका ये आपका थेवेनियन इक्विवेलेंट है जो आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे। थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट है। ये कौन सी है? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, ये दोनों आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है। बस यही अगर आपको पता है तो आप ट्रिक सुनिएगा, तुरंत बन जाएगा। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आप लोग ये जानते हैं थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो भी स्टूडेंट जानता है उसके लिए ये देखिए सारे एम्पलीफायर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना कितना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं ये क्या होता है वोल्टेज एम्पलीफायर में? यहाँ वोल्टेज कंट्रोल क्या है? वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आया है, यहाँ पे भी वोल्टेज आया है। इट मीन्स इधर भी थेवेनियन इक्विवेलेंट बनेगा, इधर भी थेवेनियन इक्विवेलेंट बनेगा। ध्यान से समझिएगा कैसे। तो वोल्टेज आपको थेवेनियन इक्विवेलेंट बनाना है तो एक आप यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लेंगे। ये देखिए एक यहाँ पे थेवेनियन इक्विवेलेंट बनाना है तो यहाँ पे एक हमने इनपुट सोर्स वोल्टेज ले लिया। भाई इसी को तो एम्पलीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमने एक सोर्स वोल्टेज ले लिया Vs। यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज Vs ले लिया और इसके साथ यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं सोर्स रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सोर्स रेजिस्टेंस Rs। ये देखिए हमने अभी वाला बोला था आपको जहां वोल्टेज है तो इसका मतलब वहां पे थेवेनियन इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लड़का अभी हमने कहा था कि थेवेनियन इक्विवेलेंट जानता है, देखिए उससे ट्रिक से कितना आसानी से बन जाएगा। ये आप लोग यहाँ बना दिया इतना। फिर इसके बाद ये हो गया वोल्टेज। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सिस्टम मतलब एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे और एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर आई, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पीछे बताया था। ये एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, ये बना दिया आपने। फिर देखिए नेक्स्ट आप है आगे फिर वोल्टेज आया है तो आपको फिर से एक वोल्टेज लेना पड़ेगा, लेकिन आप जो इस बार वोल्टेज लेंगे ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लेंगे। कौन सा सोर्स लेंगे? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यहाँ पे इस तरह से सिंबल बनाते हैं प्लस माइनस, और ये वोल्टेज एम्पलीफायर है। ये देखिए इसको इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एवी। एवी मतलब वोल्टेज गेन। और ये वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंडेंट है? ये है वी आई पे। वी आई क्या है? ये आर आई के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, आर आई के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम कह रहे हैं वी आई, इनपुट वोल्टेज। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताया कि इधर भी वोल्टेज है तो इसका मतलब इधर भी थेवेनियन इक्विवेलेंट बनेगा। तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे सीरीज में। ये देखिए ये सीरीज में एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया जिस रेजिस्टेंस को हम आर नॉट कहेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द से एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये आपका दो इक्विवेलेंट बन गया। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोड लगा लीजिए। अरे भाई लोड तो लगाएंगे ना, लोड लगाएंगे तभी तो उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ये लोड कनेक्ट कर दिया और लोड को हम कह रहे हैं आरएल और ये हो गया आर नॉट, और यहीं से आपका आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ये लोड के अक्रॉस बी आउटपुट कहिए या वीएल कहिए, लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये देखिए वोल्टेज एम्पलीफायर का इंटरनल इक्विवेलेंट सर्किट ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट करके बना सकते हैं आपको
क्योंकि यही देखिए ये आपका एम्पलीफायर का इंटरनल आर्किटेक्चर है। उससे पहले जो आपने यूज किया है, उससे पहले आपने क्या यूज किया है, आप एक सोर्स वोल्टेज लिए हैं जिसको एम्पलीफाई करना है और एक सोर्स रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिए हैं आप एक लोड रेजिस्टेंस लिए हैं जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। अब इसमें आइए कुछ कंडीशन देखते हैं। क्या कंडीशन देखते हैं, आपको मैं बताया कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, तो आपने कहा कि ये तो वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए ये बताइए कि आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए और इनपुट वोल्टेज होना चाहिए। तो ये एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज जितने ज़्यादा होगा उतना हमारा गेन अच्छा होगा। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये बी आउटपुट है। तो बी आउटपुट कैसे निकलेगा, ये देखिए बी आउटपुट हम आप लोग वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़े होंगे। जिस रेजिस्टेंस में निकालना है वो रेजिस्टेंस लिखिए आर एल डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आर एल प्लस आपके पास आर नॉट और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा ये वोल्टेज क्या हो जाएगा ए वी और इंटू वी आई इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आप देखिए आउटपुट वोल्टेज जितने ज़्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज जितने ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हमारा क्या होगा, हमारा उतने ज़्यादा वोल्टेज गेन होगा। तो ये देखिए आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होने के लिए आर एल की ये देखिए आर नॉट की वैल्यू क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। क्योंकि ये वोल्टेज अगर कुछ बहुत कम ड्रॉप इसमें होगा, जितने कम इसमें ड्रॉप होगा सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, आर एल के अक्रॉस आएगा। तो आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, और आर नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। आर नॉट मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए इसमें इस तरह से लिख सकते हो इसको बी आउटपुट इक्वल टू ये देखिए ये इसको लिख सकते हो आपका ए कैपिटल वी इंटू वी आई, ए कैपिटल वी इंटू वी आई। ए कैपिटल वी है क्या, ए कैपिटल वी जो है ये है आपके पास आर एल वी सॉरी आर एल आर एल ए वी स्मॉल वी डिवाइड बाई ये क्या है आर एल प्लस क्या हो जाएगा आर नॉट, ठीक है। इसमें दो दो टर्म आप देख रहे होगे, एक ए बी देख रहे होगे, ए बी देख रहे होगे और एक का आप देख रहे होगे, तो इसमें आप देख रहे होगे ए बी क्या है इंटरनल, इंटरनल गेन होगा। ये भी क्या होगा इंटरनल गेन है, ये भी क्या है इंटरनल गेन। और कैपिटल वी क्या है एक्सटर्नल गेन है, एक्सटर्नल गेन, ठीक है, एक्सटर्नल गेन है। तो आप एक चीज तो ऑब्जर्व कर लिए कि देखिए भाई यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि आर एल की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी उतने हमारा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, और आर नॉट की वैल्यू जितने कम होगी उतने हमारा आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए आपने ये तो बात कर लिया। फिर देखिए इसमें इसको एक चीज और है, इसमें अगर मैं बात करूं, अब ध्यान दीजिए, तो आर एल और आर एल के बारे में, फिर इसके बाद है ए वी वी आई। ए वी क्या है वी आई क्या है, ए वी तो फिक्स है, वी आई इनपुट वोल्टेज है, ये देखिए इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज को भी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल से कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो जाएगा आर आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास आर आई प्लस क्या हो जाएगा आर एस इंटू वी एस, आप लोगों को पता है।
तो ये देखिए वी की वैल्यू हमें लार्ज चाहिए तभी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा। तो वी बहुत लार्ज होने के लिए आर की वैल्यू बहुत लार्ज होना चाहिए और आर की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो आइडियली ये प्रैक्टिकली जो हमारा आर है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए कंपेरिजन टू क्या, आर आई की वैल्यू बहुत लार्ज होना चाहिए। एंड आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या होगा, आर नॉट इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू आर एल। ये आपका प्रैक्टिकली है। आइडियली क्या होगा, आइडियली आप लोगों को पता है कि जो हम लोग याद करते हैं, आइडियली क्या है, आइडियली आपके पास ही होगा कि आर आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। एंड वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए और आर नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। आर नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझ गए कि इसमें आर आई की वैल्यू एंड आर नॉट की वैल्यू ये प्रैक्टिकली ये होनी चाहिए। तो ये आपका है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर एंड उसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना। देखिए वोल्टेज कंट्रोल, यहाँ पे थेवेनियन इक्विवेलेंट, दो चीज जानते हो, थेवेनियन इक्विवेलेंट, यहाँ जहां भी वोल्टेज आ जाए, देखिए जहां भी वोल्टेज आ जाएगा इसका मतलब थेवेनियन इक्विवेलेंट यूज होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट एम्पलीफायर। थैंक यू।